नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्थ में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय नौसेना को लेकर। दरअसल दोस्तों, भारत ने अपनी पनडुब्बी INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस बारे में रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है। साथ ही कहा जा रहा है कि मिसाइल का परीक्षण एक पूर्व निर्धारित सीमा तक किया गया और इसने बंगाल की खाड़ी में अपने लक्ष्य पर सटीकता के साथ निशाना साधते हुए अपनी सभी ऑपरेशनल और जो तकनीकी मानक हैं उन्हें पूरा किया है। साथ ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ये भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता की नीति को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत, टिकाऊ और सुनिश्चित जवाबी क्षमता भी है, जो कि भारत की पहले उपयोग न करने वाली जो प्रतिबद्धता है उसे रेखांकित करती है। दोस्तों, INS अरिहंत भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसकी खासियतों की अगर थोड़ी सी बात करते हैं तो ये पनडुब्बी जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता रखती है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय सेना को इस साल मार्च की शुरुआत में LAC पर तैनाती के लिए 4 नए हेरॉन TP ड्रोन में से 2 मिल गए हैं, जिसे कि भारतीय सेना ने 2020 में आपातकालीन शक्तियों के तहत इजराइल को इनका ऑर्डर दिया था। और भारत ने चीन के साथ सैन्य गतिरोध के बाद निगरानी और टोही मिशन के लिए पूर्वी लद्दाख में हेरॉन TP को तैनात भी किया था। कहा यह जा रहा है कि अन्य जो 2 और हेरॉन TP ड्रोन आने वाले हैं उन्हें पूर्वोत्तर में LAC पर ही तैनात किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, प्रोजेक्ट चीता नाम का जो हमारी परियोजना है उसमें तीनों सेवाओं के साथ जो मेल हेरॉन MK1 ड्रोन है उनमें एक सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और सेंसर्स इनमें लगाए जाएंगे, जो कि इनकी रिकॉग्निजेंस मिशन और सर्विलांस की क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देंगे। यही नहीं दोस्तों, इन हेरॉन MK1 ड्रोन्स में एयर टू ग्राउंड मिसाइल और लेजर गाइडेड म्यूनिशंस को भी लगाया जाएगा। हालांकि भारत वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से 30 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन जो कि सशस्त्र हैं उन्हें खरीदने की भी योजना बना रहा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। भारत ने 3 नोटम वार्निंग जारी किए हैं, जिसमें कि बंगाल की खाड़ी में इस महीने पेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल्स का टेस्ट होगा और पहला नोटम 14 से 15 अक्टूबर के बीच है। इसकी रेंज जो है वो 740 किलोमीटर है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें स्वदेशी तकनीक से विकसित क्रूज मिसाइल निर्भय क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है, वो भी स्वदेशी मानिक इंजन से। दूसरे नोटम की लंबाई है 301 किलोमीटर। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरान परले शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। और तीसरा नोटम 1682 किलोमीटर का है, जिसमें कि न्यू जनरेशन अग्नि प्राइम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हो सकता है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारत के फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में L&T के द्वारा बनाए गए फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल का प्रोटोटाइप देखा गया है और तस्वीर में देखने से ऐसा लगता है कि इसे DRDO की कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डिजाइन किया है। साथ ही इस प्रोटोटाइप में L&T और DRDO का लोगो भी है। आपको बता दें कि L&T को मेक कैटेगरी के तहत FICV प्रोटोटाइप बनाने के लिए अनुदान दिया गया है, जिनका की भारतीय सेना पहले ट्रायल करेगी और फिर समीक्षा करेगी। और ये प्रोटोटाइप डिफेंस एक्सपो 2022 में भी अगले हफ्ते दिखाया जाएगा। यही इसके अलावा 2 और कंपनियां हैं जिन्हें अनुदान दिया गया है ऐसे ही प्रोटोटाइप को बनाने के लिए, जिसमें कि टाटा मोटर्स और पब्लिक सेक्टर कंपनी आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड हो सकती है। कहा जा रहा है कि परीक्षण पूरे हो जाने के बाद भारतीय सेना 1750 फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स को खरीदेगी, जिनमें से 55% अपनी युद्धक भूमिका में होंगे, 20% कमांड वर्जन में होंगे और बाकी के 25% कमांड और सर्विलांस के लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि AMCA 5.5 स्टेल्थ फाइटर जेट के इंजन को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत को दुनिया के जो 3 इंजन निर्माण करता है उन्होंने भारत के AMCA फाइटर जेट के लिए अपने अपने इंजनों का ऑफर किया है, जिसमें कि अमेरिका की फर्म जनरल इलेक्ट्रिक ने अपना F414 400 एनहांस इंजन की पेशकश की है, जो कि 160 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा कर सकता है अगर इसके कोर में मॉडिफिकेशन किया जाए। दरअसल एक बात और यहाँ पर आपको जाननी जरूरी है कि F414 जो इंजन है उसमें थर्मल रिडक्शन मेजर्स नहीं है और इसी वजह से इसे 5th जनरेशन के प्लेटफॉर्म में ट्यून नहीं किया जा सकता। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका के पास तो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं, जिसमें कि F-35 भी आता है, F-22 भी आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुद अमेरिका पैरेट एंड विटनी के F-135 जो इंजन है उनका इस्तेमाल करता है, जिसमें से कि F-135 इंजन को वो F-35 में लगाता है और पैरेट एंड विटनी का ही F-119 इंजन F-22 रैप्टर में लगाता है। यानी कि आप खुद अपने फाइटर जेट में जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन नहीं लगा रहे, तो आप भारत को ऑफर कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक का दावा कमजोर पड़ रहा है, जिसके पीछे का कारण तो सबसे बड़ी बात यही है कि खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपने फाइटर जेट्स में। दूसरा कारण है कि अमेरिकी सरकार के कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस, वो इस इंजन के कोर का तकनीक के हस्तांतरण भारत के साथ नहीं करेगा। वहीं दूसरे नंबर पर आता है यूके का रोल्स रॉयस, जो कि अपने नए अपग्रेडेड इंजन की पेशकश कर रहे हैं, जो कि
EJ-200 पर आधारित होगा और इसमें 132 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का ग्रोथ पोटेंशियल भी होगा। लेकिन दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि ये जो इनके यूरोफाइटर के ऑर्डर्स हैं उनमें काफी कमी आ गई है, जिसकी वजह से EJ-200 का उत्पादन घट रहा है। लेकिन इसका फायदा भारत को मिल सकता है क्योंकि रॉल्स रॉयस को अब पूरी तकनीकी हस्तांतरण, वो भी पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ, अब भारत को देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और तीसरा ऑप्शन भारत के पास फ्रांस की फर्म साफरान का M88 इंजन है और M88 इंजन टेक्नोलॉजी की पेशकश फ्रांस की साफरान ने भारत से कर रखी है, जिसमें कि वो जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी चाहता है। लेकिन दोस्तों ये जो इंजन है वो अभी तक के जो कंटेंडर्स हैं उनमें सबसे पुराना और कमजोर इंजन है। ऐसे में दोस्तों खुद फ्रांस एक नया क्लीन स्लेट इंजन तैयार कर रहा है, जिसे कि वो अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर लगाएगा और वो खुद भी M88 को आगे नहीं बढ़ाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर भारत को पेश किए जाने वाले इंजन भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं और जो देश उन्हें पेश भी कर रहे हैं भारत के लिए, वे इसे 5वीं पीढ़ी या फिर बाद के संस्करणों में इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही वो इसका इरादा रखते हैं। तो इस बात का प्रमाण ये है कि ये इंजन मुख्य रूप से थ्रस्ट फैक्टर के कारण जल्द ही अप्रचलित होने वाले हैं, यानी कि ऑब्सोलेट होने वाले हैं। इसीलिए भारत के लिए एक स्वदेशी इंजन विकसित करना और बिना किसी दबाव के अपने स्टेल्थ और थ्रस्ट में सुधार करना बेहतर होगा। ये दोस्तों मेरा अनुमान है, अगर आपको लगे तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि अमेरिका को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान और अमेरिका के बीते कुछ महीनों में जिस तरीके से संबंध दुनिया के सामने खुलकर आए हैं, कहा जा रहा है कि दोनों देश एक बार फिर से काफी करीब आए हैं और F-16 पैकेज को लेकर तो दोनों देशों के जो संबंध है वो और ज्यादा खुलकर सामने आए हैं। हालांकि भारत को एक बार तो इस गठबंधन को लेकर चिंता भी होने लगी थी, लेकिन दोस्तों अब अमेरिका के जो रणनीतिक दस्तावेज हैं उसने पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी है। दरअसल अमेरिका ने आतंकवाद समेत जिन्हें सुरक्षा के लिए खतरा माना है, उन पर रोकथाम के लिए बनाए गए उसके साझेदार इस बार दूसरे हैं, यानी कि सऊदी अरब का नाम भी इस दस्तावेज में नहीं लिया गया है। यह दस्तावेज कहता है कि दक्षिणी और मध्य एशिया में जो चुनौतियां सामने हैं उनमें पाकिस्तान कहीं भी उनका सहयोगी नहीं है। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात कही जा रही है। अमेरिका दरअसल पीछे कुछ और गेम भी खेल रहा है, वो चीजें भी सामने आने वाली हैं। दरअसल दोस्तों 2021 में जो दस्तावेज जारी किया गया था उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, इस दस्तावेज में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बताते हुए उसको सबसे बड़ा रक्षा साझेदार भी बताया गया है। दरअसल ये दस्तावेज कितना खास है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल अमेरिका इस दस्तावेज को रिलीज करता है। इसमें वो अपनी भावी रणनीति और इसके लिए अपने खास साझेदारों की भूमिका को भी साफ करता है। इसके अलावा इसमें अमेरिका और विश्व की सुरक्षा को जिनसे सबसे अधिक खतरा होता है उसका जिक्र भी किया जाता है। इस दस्तावेज को यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2022 के नाम से जारी किया गया है और इस दस्तावेज में अमेरिका ने चीन और रूस को विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा माना है। पहला नाम चीन का है, दूसरा नाम रशिया का है। अमेरिका का कहना है कि दोनों ही अमेरिका के हितों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं, यानी कि पूरी तरीके से पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया गया है अमेरिका के नए दस्तावेज से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आ रही है। दरअसल यूक्रेन और रशिया के बीच जंग का माहौल क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद और ज्यादा बदल गया है। रशिया अब वार की आड़ में तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे रहा है। इस बार यूक्रेन पश्चिमी देशों से लगातार मदद की गुहार कर रहा है। ऐसे में अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों ने अपने साजो सामान यूक्रेन भेजने शुरू कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान जर्मनी ने 4 IRIS TSLM एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूक्रेन भेज दिया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के आसमान का जो रक्षा कवच है वो काफी मजबूत हो जाएगा। जर्मनी ने जिस एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन को दिया है उसकी कीमत $136 मिलियन है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। इस बीच ब्रिटेन ने भी अत्याधुनिक तकनीक से लैस एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने की घोषणा कर दी है। यह हथियार क्रूज मिसाइल को भी मार गिराने में सक्षम है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि चाइना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों चाइना भविष्य को लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना को असली युद्ध लड़ने में सक्षम बना रहे हैं। दरअसल पीपल लिबरेशन आर्मी की जो तैयारियां हैं वो दूसरे देशों की तुलना में काफी आगे निकल चुकी है और अब यह भी दावा किया जा रहा है कि चीन की डोंगफिंग रोड मोबाइल मिसाइलों की अपनी सीरीज के लिए एक ऐसे लॉन्चर तैयार कर रहा है जो ड्रोन, रडार और सैटेलाइट की पकड़ से बच सकते हैं। चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि डोंगफेंग लॉन्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और यह भी कहा जा रहा है कि भविष्य के युद्ध के मैदानों पर दुश्मन चीन के लॉन्चर्स का पता भी नहीं लगा पाएगा, यानी कि इसे एक अदृश्य लॉन्चर कहा जा रहा है। चीन के कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मिसाइलों के लॉन्चर सैटेलाइट
रडार की इंफ्रारेड किरणों और ड्रोन से बच सकते हैं, जो पीएलए के मिसाइल सिस्टम को गिरगिट जैसी चीजों में बदल सकते हैं और उन्हें किसी भी इलाके में छिपा कर रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि स्पेस जगत से आ रही है। दरअसल दोस्तों, इसरो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV नाम के एक रॉकेट को विकसित कर रहा है। इसके जरिए पुराने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को रिप्लेस किया जाएगा, जिसे कि 1980 के दशक में विकसित किया गया था। इस बात की जानकारी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन जी ने दी है। सोमनाथन जी ने कहा कि PSLV को 1980 के दशक में विकसित किया गया था। ऐसे में ये 2020 की जरूरतों को पूरा नहीं करता, इसीलिए इसमें विकास की जरूरत है। हालांकि उन्होंने PSLV को कब रिप्लेस करना है उसकी कोई सटीक तारीख नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जो बाकी के प्रक्षेपण हैं उन्हें पूरा करने के बाद इसरो इस रॉकेट के इस्तेमाल को बंद कर देगा। हालांकि NGLV के बारे में एस सोमनाथन जी ने कहा कि ये सेमी क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग करेगा, जो काफी अच्छा होगा और लागत में भी कमी आएगी। उन्होंने संकेत दिया कि नए रॉकेट को दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, यानी कि ये रीयूजेबल रॉकेट होगा। आगे उन्होंने बताया कि रॉकेट का पेलोड लगभग 5 टन का होगा और जरूरत पड़ने पर इसे 10 टन तक बढ़ाया जा सकेगा। यही नहीं, एस सोमनाथन जी ने कहा कि बाजार की मौजूदा जरूरतों का विश्लेषण करने के बाद पेलोड मानकों का निर्धारण किया गया है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ और नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।